डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, हम सभी की लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं और कई बार ये लिमिटेशंस और चैलेंजेस हमें अपने गोल्स को अचीव करने से रोक देती हैं। कई बार हम फोकस खो देते हैं, कई बार हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और शायद बीच में ही अपना रास्ता बदल लेते हैं। सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए ये शायद एक बहुत बड़ा कंसर्न है। पिछले कई वर्षों में मैं बहुत सारे सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट से मिला हूँ और एक बहुत जनरल क्वेरी मुझसे ये पूछी जाती रही है कि हाउ टू ओवरकम दिस लिमिटेशंस और चैलेंजेस, इन कंस्ट्रेंट से ऊपर कैसे आऊँ। तो मैं आज आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाना चाहता हूँ जो खुद में ही इन सारे सवालों के आंसर है। इनका वेलकम मैं हरिवंश राय बच्चन की 2 लाइन से करना चाहता हूँ। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आई एम ऑनर्ड टू वेलकम Kumar Soumya, who has cracked UPSC Civil Services this year with flying colors. Welcome, Kumar. थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो कुमार, मैं पहले ही जानना चाहूँगा कि ये इस चीज़ की शुरुआत कैसे हुई। एक्चुअली मैं बचपन में नॉर्मल किड था। इट वाज अ मेडिकल नेग्लिजेंस केस एट द एज ऑफ 4। मुझे इंड्यूस्ड वैक्सीन पोलियो हुआ था, तो इट वाज टफ ऑन माय पार्ट टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट। सो यहाँ से सर मेरे एक अलग ही जीवन की शुरुआत हुई सर एट द एज ऑफ 4। ये सिचुएशन होने के बाद बचपन में आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए? सर जब मैं छोटा था तो मुझे तो ये पता ही नहीं चला कि ये सब चीज़ें तो बाद में मुझे मालूम हुई। तो उस वक्त तो मुझे लगा कि मतलब बस मैं ऐसा हूँ, कोई मेडिकल कंडीशन हो गई है, कुछ बीमारी हो गई है, ऐसा मालूम था। और लेकिन हाँ, बचपन में मुझे इसकी वजह से, क्योंकि मैं बिहार से हूँ, मैं भागलपुर रीजन में काफ़ी दिन रहा हूँ, तो बहुत तरह के सोशल इश्यूज़ का सामना करना पड़ा। मतलब काफ़ी ज़्यादा उस वक्त के टाइम में 90s में या 2000 अर्ली 2000 में भी लोगों का एक परसेप्शन बहुत नेगेटिव था। जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं उनके प्रति एक नेगेटिव परसेप्शन था। तो वो एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था मेरी लाइफ में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी जो लोग सोचते थे स्पेशली एबल्ड चाइल्ड शुड नॉट डू, ही इज नॉट सपोज टू डू दिस डू दैट, इससे उसको चोट ज़्यादा लग जाएगी, ऐसा हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें थी जो स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है स्पेशली किड्स के लिए, और बिकॉज दे कैन नॉट मिंगल विद अदर्स जो उनके किड्स हैं, तो उस वजह से काफ़ी वो अलूफ या फिर अलग महसूस करते हैं या अकेलापन महसूस करते हैं। तो क्या आपकी लाइफ में भी ऐसी सिचुएशन हुई, और ये सिचुएशन हुई तो आपने इस चीज़ को ओवरकम कैसे किया? सर ये मेरे लाइफ की बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि जब आप बचपन में रहते हो तो आपको ये रहता है कि मैं हर कुछ करूं, बच्चा ज़्यादा नहीं सोचता है। लेकिन उस वक्त मैं क्रिकेट भी खेलने जाऊं तो कोई बोले यार तुमको चोट लग जाएगी, तुम अभी फास्ट बॉलिंग हो रही है तो हम कैसे खिला सकते तुमको, या फुटबॉल में तुम कैसे खेलोगे फुटबॉल, तुम तो भाग ही नहीं सकते। तो इस तरह से लोग मना करते थे, तो मैं भी सोचता था बात तो सही है, लेकिन फिर वही है कि मेरा मन रहता था कि मैं खेलूं। तो फिर वही है, धीरे धीरे थोड़ी सी कोशिश की तो मुझे अपना एक स्पेस मैंने बनाया। जैसे क्रिकेट है तो मैं बहुत प्रैक्टिस करने लगा कि मैं बॉल को कैच करूं दीवालों पे फेंक फेंक के, तो मुझे मैं फील्डिंग अच्छी कर सकता हूँ, तो मैं एज अ विकेट कीपर तो मैं एक रोल प्ले कर सकता हूँ। उसके बाद एज अ बैट्समैन मुझे लगा कि अच्छा रनर की भी सुविधा है, तो हम रनर लेके बैटिंग कर सकते हैं। फुटबॉल में था तो फुटबॉल में लगा कि यार गोलकीपर बन सकता हूँ, मैं अच्छे डाइव कैच पकड़ता हूँ। तो इस तरह से हर जगह अपना एक स्पेस बनाने मेरे लिए बहुत ही बड़ा एक सेटिस्फाइंग मोमेंट था। इवन टेबल टेनिस में मतलब बहुत मूवमेंट होता है पैरों का, लेकिन वहां भी मैं हैंड आई कोऑर्डिनेशन के थ्रू काफी हद तक मैनेज कर पाया और काफी अच्छा खेल पाया मैं उस खेल को भी। तो मुझे वही लगा कि इट वाज नॉट लाइक कि मैं सिर्फ इंडोर गेम ही खेलूं, मैं आउटडोर गेम भी बहुत ही अच्छा खेला। और ये स्पोर्ट्स मेरे लाइफ का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जिसने मुझे ये मोटिवेशन दिया कि लाइफ में मैं मतलब अगर किसी चीज को भी चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। वेरी इंस्पिरेशनल। थैंक यू। तो इसमें इसके अलावा कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन आपने फेस किया अपनी लाइफ में, जहाँ पे आपको लगा हो कि जो है बिकॉज ऑफ सर्टेन कंडीशंस कुछ हद तक डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है? क्योंकि ये नॉर्मल हम कंडीशन देखते हैं कि बहुत जगह ये डिस्क्रिमिनेशन होता है एंड इसका साइकोलॉजिकल बहुत बुरा असर पड़ता है। तो आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो आपने इस चीज़ को ओवरकम कैसे किया? यस सर, मतलब बहुत ही ज़्यादा लोनली फेज से भी मैं गुजरा हूँ, क्योंकि जब आप स्पेशली किड की बात करते हो तो सिर्फ उसकी लाइफ इफेक्ट नहीं होती, उनके पेरेंट्स को भी बहुत कुछ फेस करना पड़ता है।
तो मुझे लगता था कि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए बेस्ट ट्राई कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज़ों को वो भी अवॉइड नहीं कर सकते। दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग्स, तो उनको भी एक कह सकते हैं उदासी का भी सामना कभी-कभी करना पड़ता था कि पता नहीं क्या करेगा, अच्छा पढ़ लिख गया तो सही है, नहीं हुआ तो इसका लाइफ क्या होगा? एक कंसर्न। तो मेरे पेरेंट्स भी बोलते थे, "तुम साइकिल वाइकिल अगर चलाया कहीं गिर गया तो तुम ये सब चीज़ मत करो, तुम आराम से घर पे रहो, अपना पढ़ाई पे फ़ोकस करो। इसमें तुम बहुत अच्छा कर जाओगे तो तुम्हारा लाइफ बन जाएगा।" लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता था। उनका कंसर्न था, उनका लव था मेरे लिए, लेकिन मुझे लगता था कि अगर जीवन जीना है तो ऐसे जीना है जैसे कि हम हर कुछ कर पाएँ। तो मैंने भी साइक्लिंग एक ऐसी चैलेंज था मेरे लाइफ का जो कि मुझे लगा कि मेरे को करना है, और क्लास 6 या 7 में था मैंने और साइक्लिंग सीखी। तो मैं एक बहुत ही इंडिपेंडेंट होना चाहता था, मैं डिपेंडेंट नहीं होना चाहता था लोगों पे। तो इस तरह करके मैं धीरे-धीरे चीज़ों को ओवरकम किया। लेकिन हाँ, एक लोनलीनेस वाली जो फ़ेज़ था मेरे लाइफ का सर, वो ऐसा था कि आप एक बच्चे के बारे में सोचो जो 8-9 साल का है और उसको सोसाइटी से कोई मतलब अच्छे लोग भी होते हैं, सपोर्ट है, बट फ्रॉम दैट आल्सो एक बहुत तरह के मेंटल एक साइकोलॉजिकल इश्यूज से गुजरना पड़ता है। तो उस केस में मुझे बहुत ही अकेलापन महसूस होता था। मुझे लगता था ये क्या लाइफ मिली है? मतलब मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है? लेकिन अगेन अगर आप देखोगे तो इट फील्स कि आज अगर मैं कुछ भी हूं तो बिकॉज मैं आई हैव गॉन थ्रू दिस सिचुएशंस। तो जो भी होता है अच्छा होता है। मैं मानता हूँ लाइफ इज ब्यूटीफुल, हमको क्रिप नहीं करना चाहिए, हमें जो मिला है मतलब बहुत अच्छा मिला है, हम इससे भी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों ने मुझे बहुत मानसिक मजबूती दी, जिसके बाद फिर मैं कभी भी अब किसी भी चीज़ को एज अ चैलेंज देखता हूँ और देखता हूँ इससे मैं और आगे ग्रो करूंगा, रेदर देन कि कोई चीज़ मुझे रोक रही है या किसी चीज़ में मैं थोड़ा सफल हो गया तो वो मुझे मतलब डिस्करेज नहीं करती है। मुझे लगती है जो हुआ अच्छा हुआ, लेट्स से मैं अगली टाइम और हार्डर ट्राई करूंगा और बेहतर कर पाऊंगा सर। तो सौम्य, आप बिहार के एक बहुत स्मॉल टाउन से बिलोंग करते हो, तो एक नॉर्मल किड भी एजुकेशन में बहुत प्रॉब्लम फेस करता है। तो आपकी इनिशियल स्कूलिंग में क्या क्या आपने हर्डल्स फेस किए और उसको कैसे ओवरकम किया? सर स्कूलिंग में मेरे 2 मेन हर्डल्स हैं जो मुझे याद हैं। सबसे पहले हर्डल ये था सर कि मेरी बेसिक स्कूलिंग जो है मोस्टली मेरे फादर ने मुझे कराई है। क्योंकि उस वक़्त मेरी फिज़िकल कंडीशन और भी ख़राब थी और मेरे लिए नॉर्मल स्कूलिंग संभव नहीं था। तो इसलिए मैं मेरे घर के बगल में एक कोई नया स्कूल चालू हुआ था, वहाँ 3 बच्चे थे, तो मैं भी उसमें से एक था और मोस्टली बाकी 2 में भी बाकी जो 4-5 बच्चे थे तो स्पेशल किड्स ही थे। तो मतलब वो एक नॉर्मल स्कूलिंग तो नहीं थी, लेकिन हाँ, जो भी था वहाँ से मुझे लगता था कि चलो मैं स्कूल तो जा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। लेकिन मेरे पापा मुझे घर में पढ़ाते थे, खासकर मैथ्स। और मुझे बहुत मतलब उन्होंने मैं कॉन्फिडेंस दिया कि मैं भी मेरा मैथ्स अच्छा है तो तुम्हारा भी होना चाहिए। एक जनरल फीलिंग रहती है ना पेरेंट की। तो इस वजह से सर बेसिक स्कूलिंग तो घर पे हो गई, तो मैथ्स साइंस तो ठीक हो गया। लेकिन जो मैंने प्रॉपर स्कूलिंग जो मैंने स्टार्ट की वो क्लास 5 से स्टार्ट की। क्लास 5 में मैं 1 साल के लिए भागलपुर में एक सीबीएसई स्कूल में था, क्राइस्ट चर्च डायसेसन स्कूल। लेकिन उसके बाद मेरा मन था उस वक़्त भी मैं पापा को कहता था कि मुझे बेस्ट स्कूल में पढ़ना है। तो उस वक़्त भागलपुर में सर आईसीएसई स्कूल है, माउंट स्कूल, उसको बेस्ट स्कूल माना जाता है, अभी भी है शायद। अभी भी बेस्ट स्कूल में ही होगा, मतलब अभी तो चेंज होता है डायनामिक्स। तो उस वक़्त क्लास 6 में मेरा वहाँ एडमिशन हो गया, लेकिन वो एक आईसीएसई स्कूल था। तो वहाँ मुझे सबसे बड़ी दिक्कत का सामना ये करना पड़ा कि सर एक आईसीएसई स्कूल का क्लास 2 का स्टूडेंट भी बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है और मैं इंग्लिश में टूटे-फूटे शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। और मुझे याद है क्लास 6 का एक इंस्टेंस कि जब इंग्लिश का टेस्ट हुआ और मार्क्स आए सबके, तो टीचर पूछते हैं ना कि किसके मार्क्स 10 के बिलो हैं या 10 के ऊपर हैं वो खड़े हो जाओ। ठीक है, इतने लोग खड़े हो गए। किसके 5 के ऊपर हैं और 10 के बिलो हैं वो खड़े हो जाओ। फाइनली आया किसके 3 के नीचे हैं, तो मैं खड़ा हुआ। फिर मैं देखने लगा, अरे यार और कोई दिख नहीं रहा है। तो मैंने कहा सर ओनली आई। तो इट वाज लाइक अ वेरी ह्यूमिलेटिंग फीलिंग फॉर मी that I was not as good as even a class 2 kid of ICSE school in speaking English. तो उस चीज़ से थोड़ा बुरा लगा। टीचर के पास भी गया कि सर इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव किया जाए, मैं क्या करूं। तो उस वक्त भी सर मेरे टीचर थे अगस्टिन सर, मुझे याद है, उन्होंने बोला कि तुम हैंड राइटिंग पे भी काम करो। हैंड राइटिंग भी तुम्हारी मेरी बहुत ही बेकार थी। तो मैंने कर्सिव राइटिंग की जो बुक क्लास 1-2 की है वो बुक उस एज में खरीदी क्लास 6 में, और उसको मैंने बहुत ही इमेंस प्रैक्टिस की। तो हैंड राइटिंग भी ठीक हुई, लेकिन इंग्लिश तब भी मेरी उतनी इम्प्रूव नहीं हो पाई, खासकर स्पीकिंग इंग्लिश।
तो एक मोमेंट था जिसकी वजह से मेरी स्पीकिंग इंग्लिश भी इम्प्रूव हुई। वो मोमेंट ये था सर कि मेरे स्कूल में एक एक्सटेम्पोर कंपटीशन हो रहा था। तो वहाँ पर एक 10 मिनट के ब्रेक में फादर प्रिंसिपल ने कहा कि क्लास 6-7 का कोई भी स्टूडेंट 5-10 मिनट के इस ब्रेक में जो है एक्सटेम्पोर के लिए आ सकता है। मैं उसको एक टॉपिक दूंगा और उस टॉपिक पे अगर वो अच्छा बोलता है तो मैं उसको चॉकलेट्स दूंगा। मेरे दोस्तों ने मुझे पूछ किया, जैसे आप जानते हैं सर बचपन में दोस्त चाहते हैं दूसरों के मजे लेने, तो मुझे पूछ किया और पता नहीं मैं बस खड़ा हो गया। उसके बाद तालियां तालियां बजने लगी कि जा रहा है, बट एवरीबॉडी वाज एक्सपेक्टिंग कि अब तो मजा आने वाला है, ये तो कुछ बोल नहीं पाएगा। तो मैं गया, तो जाते वक्त मुझे बहुत डर लग रहा था और क्योंकि स्कूलिंग थी नहीं तो फर्स्ट टाइम इतने लोगों को एक साथ फेस करूंगा स्टेज पे, ये सोच के डर लग रहा था। फादर प्रिंसिपल भी इस बात को जानते थे, तो जब उन्होंने मुझे देखा तो मैंने पूछा कि फादर क्या टॉपिक आप दोगे मुझे। फादर ने कहा कि यार तुम जो टॉपिक पे बोलना चाहो बोल लो, बस तुम्हारे ऊपर है, तुम यहाँ आए ये बहुत बड़ी चीज है। तो उस वक्त मैं स्टेज पे बोलने गया, मैं बोल ही नहीं पा रहा था क्योंकि मुझे पता था कि मैं कैसे बोलूँगा इंग्लिश, तो मुझे तो आती ही नहीं है। लेकिन फिर मैंने आंखें बंद की, टूटी फूटी भाषा में से, लेकिन हिम्मत जुटा के बोला यार आया हूँ तो बोल के जाऊंगा। तो मैंने कहा, जैसे कि मुझे आज भी याद है कि मेरे एसेंट कुछ ऐसा था, गुड आफ्टरनून फादर प्रिंसिपल सर एंड मैडम, आई वुड लाइक टू स्पीक, इट वाज लाइक दिस। सो इवन आफ्टर दिस, ये इतना इंपॉर्टेंट मोमेंट मेरे लिए इसलिए है कि वो जो मैंने करेज शो किया वो बहुत टीचर्स ने अप्रिशिएट किया। बोले ये दोस्तों के बीच थोड़ा मजाक हुआ, हंसी मजाक हुआ और लोग मुझे मेरे सामने मेरी नकल भी उतारते थे, तो मुझे थोड़ा बुरा भी लगता था। लेकिन उसके बाद मैंने उसको बहुत ऐसे लिया कि यार अब मैं एक अच्छा स्पीकर बनूंगा। तो फिर मैं इस पे काम किया सर, और बाद में मैं स्कूल में भी डिबेट वगैरह में मैं फर्स्ट प्राइज भी जीता था। तो आई थिंक कि ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो स्पेशली मैं हिंदी मीडियम के मेरे जो फ्रेंड्स हैं जिनको इंग्लिश से एक डर है या कुछ वैसा लगता है कि इंग्लिश बहुत ही टफ लैंग्वेज है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अगर आप सोच लोगे तो आप भी कर पाओगे, क्योंकि आप सोचो जब मैंने उस चीज़ को फेस किया तो मैं तो बहुत ही एम्बेरस था कि यार मैं क्लास 2 के बच्चे के लेवल की भी इंग्लिश नहीं बोल पा रहा हूँ। बट अगेन वही एफर्ट्स लगाया, करेज लगाया, ठीक है, सोसाइटी से डरना नहीं है, टूटा फूटा ही आप भी बोलो, लेकिन धीरे धीरे कोशिश करोगे तो फिर आपकी भी बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। आपकी इस बात से मुझे एक इंसिडेंट याद आया। कुछ वर्ष पहले एक स्टूडेंट था, उसके 5 अटेम्प्ट हो गए थे और छठा अटेम्प्ट बचा हुआ था, एंड ही वॉज नॉट एबल टू क्रैक सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम बिकॉज उसकी इंग्लिश वीक थी और इंग्लिश मीडियम में लिखना था क्योंकि मटेरियल मोस्टली इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल रहते थे, एंड उसकी राइटिंग समझ में नहीं आती थी। तो व्हेन ही केम, तो अब ऑप्शन एक ही था कि अब उसको ग्राउंड से ही इस चीज़ को इम्प्रूव करना है। तो उसने बोला कि मैं कुछ भी करने के लिए इस चीज़ के लिए रेडी हूँ, इस चीज़ को मुझे इम्प्रूव करना ही है। तो मैंने उसे यही सजेस्ट किया था कि आप क्लास 2 से स्टार्ट करो इंग्लिश की और क्लास 8 तक खत्म करो। इट विल टेक, आप ये आपको ज़्यादा समझदार हैं, आप 3 से 4 महीने लगेंगे आपको सही चीज़ें इम्प्रूव करने में, बट इट विल इम्प्रूव। और रियली उसने क्लास 2 से चीज़ें उठाई, कर्सरी राइटिंग की बुक्स उठाई, उस पर बहुत प्रैक्टिस की, एंड जो 3 to 4 मंथ्स में उसने अपनी इम्प्रूवमेंट किया अपनी इंग्लिश में, स्पेशली राइटिंग वगैरह वाले पार्ट में, it was really commendable and he finally got into the list in his sixth attempt. ग्रेट सर। तो आपकी इसी बात से मुझे याद आया कि कोई भी चैलेंज या हर्डल ऐसा नहीं होता कि वो पहाड़ है वो पार नहीं किया जा सकता। अगर आप एक बार ठान लें कि इससे मुझे ओवरकम करना है तो यू कैन। यस सर, मतलब डेफिनेटली इन केस ऑफ इंग्लिश आपको जब क्लास 2 की बुक से स्टार्ट कर रहे हो या क्लास 3 की बुक से स्टार्ट कर रहे हो तो इसमें हिचक नहीं होनी चाहिए। लाइक ठीक है, थोड़ा एक डिफिकल्टी आएगी, लोग मजाक उड़ाएंगे, लेकिन 1 साल बाद जब फिर आप अच्छा कर जाओगे तो फिर वही लोग आपकी तारीफ करेंगे। एग्जैक्टली सर। आपने आईआईटी बॉम्बे से अपनी ग्रेजुएशन की है, तो आपने आईआईटी के बारे में कब सोचा और क्यों सोचा बेसिकली? सर मेरे फादर एक इंजीनियर हैं, तो उनका सपना था कि मैं आईआईटी में जाऊं, और मेरी मैथ्स भी अच्छी थी, तो मेरे मन में ख्याल आया कि आईआईटी इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन इंजीनियर्स के लिए, तो मैं यहाँ पे मैं जाना चाहता था। तो इसलिए मैं इस ड्रीम को जीने के लिए सर मैं आईआईटी के लिए कोशिश कर रहा था, और पर्टिकुलरली आईआईटी बॉम्बे को मेरा ड्रीम कॉलेज था, क्योंकि मैं ये चाहता था कि मैं ऐसी आईआईटी से पढ़ूँ, मतलब घर से काफ़ी दूर है, तो वहाँ पे मैं बहुत एक इंडिपेंडेंट लाइफ और जी सकूँगा।
तो मैं हमेशा एक इंडिपेंडेंट लाइफ की तलाश में था। तो मुझे लगा एक आईआईटी प्लस आईआईटी बॉम्बे इज समथिंग जो कि मेरी दोनों चीज़ों को फुलफिल कर रहा था सर। तो इसलिए मैं अपने ग्रेजुएशन के लिए सर इस कॉलेज में गया। एंड जब आप कॉलेज में पहुंचे तो कॉलेज में भी अलग तरह के चैलेंजेस होते हैं। कॉलेज गया तो बहुत ही न्यू लाइफ थी। कॉलेज लाइफ किसी के लिए भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है, लेकिन न्यू फेसेट्स ऑफ लाइफ में नए चैलेंजेस भी होते हैं। जैसे मुंबई में अगर मुझे कहीं घूमने जाना है तो लोकल ट्रेन में ट्रैवलिंग में बड़ी इशू होती है, बहुत भीड़ होती है। जो भी मुंबई में ट्रैवल किया है वो इस चीज़ को जानता है। और इनफैक्ट इसमें मैं कनेक्ट करना चाहूँगा कि जब मैं दिल्ली में भी कोचिंग करता था तो सुबह में जीएस की कोचिंग राजेंद्र नगर में थी और ऑप्शनल की कोचिंग मुखर्जी नगर में थी। तो मुझे राजीव चौक से चेंज करके जाना होता था और मैं राजीव चौक इतनी ज़्यादा भीड़ में मेरे को लगता नहीं था कि मैं मेट्रो में चढ़ भी पाऊँगा। लेकिन अगेन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो फिर मैंने देखा कोई सिक्योरिटी गार्ड है या कभी कोई फ्रेंड है जो इस रूट से जा रहा है, तो उसकी हेल्प से फिर मैं मेट्रो में ट्रैवल करता था। फिर धीरे-धीरे मुझे आदत हो गई और इनफैक्ट वहाँ भी जब मैं जाता था कोचिंग में तो 3rd फ्लोर पे मेरी कोचिंग थी। तो बड़ी दिक्कत होती थी कि एक तो आप इतनी मुश्किल से वहाँ पहुँच रहे हो, फिर 3rd फ्लोर पे आपको जाना है। बट स्टिल आपको अगर अपना ड्रीम परस्यू करना है तो ये सब चीज़ों को आपको मतलब पॉजिटिव वे में सेंस करके किसी भी तरह से मैनेज करना होता है। तो समहाउ मैं ये चीज़ कर पा रहा था सर। और कॉलेज लाइफ में सर सेकंड जो इशू मुझे हुआ, वहाँ भी यही प्रॉब्लम थी सर कि आपके लेक्चर हॉल्स जो थे, अलग-अलग जगह क्लासेस होते थे। तो बीच के डिस्टेंस को ट्रैवल करना या सीढ़ियाँ चढ़ना, थोड़ा-सा स्ट्रगल था ये। लेकिन क्योंकि वहाँ पे सर कभी मुझे ऐसी इस चीज़ की फीलिंग नहीं आई, क्योंकि वहाँ के लोग थोड़े, मुझे पहली बार ऐसा लगा कि जैसे मुझे नॉर्मल ट्रीट कर रहे हैं। तो इस वजह से भी मैं भी ये नहीं चाहता था कि कभी मैं ज़ाहिर होने दूँ कि मुझे कोई डिफ़िकल्टी फेस हो रही है। तो इनफैक्ट एक और पॉइंट मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि मेरे फ्रेंड्स लोग साइक्लिंग की ट्रिप पे जा रहे थे रात को कि मैरिन ड्राइव जाना है। आईआईटी पवई से मैरिन ड्राइव लगभग 30 किलोमीटर है, प्लस वहाँ से फिर हम रेलवे स्टेशन गए टू कम बैक टू पवई। तो टोटल डिस्टेंस अराउंड 35 किलोमीटर हमने ट्रैवल की थी। तो मुझे 3 घंटे 30 मिनट लगे थे, लेकिन मैं ये चीज़ जब मैंने कहा कि मैं करूँगा तो डाउट हुआ लोगों को, मुझे खुद पे भी लगा कि देखते हैं कर पाएँगे नहीं कर पाएँगे। बट आई थॉट कि लेट्स स्ट्रेच माय लिमिट्स, क्योंकि बोलते कि यार हम लोग करते हैं, हमारा पूरा पैर दर्द कर जाता है, ऐसा हो जाता है, तुम्हारे लिए दिक्कत होगा, तुम सोच लो एक बार। तो मैंने सोच लिया कि नहीं यार, ये चीज़ अगर करूँगा तो ये मेरे को लाइफ टाइम एक कॉन्फिडेंस देगा, एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस देगा। और जब मैं कर पाया तो उसके बाद ज़रूर मुझे बहुत ज़्यादा दर्द था और आप आयोडेक्स वगैरह सब लगा के फिर मैं रिलैक्स कर रहा था। 1-2 दिन में सब चीज़ ठीक भी हो गया। लेकिन वो फीलिंग जो मुझे एक सैटिस्फैक्शन थी, वो मैंने फेसबुक पे उस वक़्त शेयर की थी। तो वो आज भी पोस्ट मौजूद है। तो वो एक मेरे लिए बहुत ही इंस्पिरेशनल चीज़ थी कि मैं कर पाया। तो कभी-कभी मुझे लगता है कि हमें खुद भी नहीं पता होता कि हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। बट इट्स जस्ट कि यू नीड टू ट्राई, यू नीड टू एक्सप्लोर। तो आपने सिविल सर्विसेज की तरफ जो आपका रुझान है वो कब से स्टार्ट हुआ और कब आपने सोचा कि अब मुझे फुल फ्लेज सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है? सर सिविल सर्विसेज के प्रति मेरा इंक्लिनेशन जब मैं जॉब में था, उससे पहले ही मेरे फैमिली का एक इंक्लिनेशन था कि मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए जाऊं, बट उस वक्त मेरा पर्सनल इंक्लिनेशन नहीं था। तो इसलिए मैंने 1 साल जॉब की प्राइवेट सेक्टर में। तो जॉब के दौरान मुझे बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ आई अंदर से कि मैंने मैंने बाहर की लाइफ देखी, तो वहाँ पे बहुत तरह के इश्यूज देखे। आईआईटी के अंदर की लाइफ बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल थी, तो बाहर के जब चैलेंजेस फेस करने लगा तो मुझे लगा कि अगर मुझे सोसाइटी के लिए हमेशा से था कि कुछ मैं करूं जो मेरे एक्सपीरियंसेस है वो काम आएंगे, मैं लोगों के साथ बेटर कनेक्ट हो पाऊंगा, बेटर कुछ कर पाऊंगा। तो इसलिए ये भावना जब मेरे अंदर में आई तो मैंने सोचा कि आई शुड गिव इट अ ट्राई। तो उसके बाद मैंने सर जॉब क्विट की और मैं इसकी प्रिपरेशन के लिए आ गया सर। और सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए और उसको कैसे ओवरकम किया? सिविल सर्विसेज की चैलेंजेस में सबसे पहले तो सर जो नॉर्मल एक चैलेंज होता है कि इस एग्ज़ाम को आप सिलेबस को कैसे कवर करोगे, सेल्फ डाउट्स और इतने सारे मोमेंट्स ऑफ एंजाइटी, लोनलीनेस, डिप्रेशन आते हैं कि आपको कभी भी लगने लगता है कि मैं कहाँ फंस गया। दोस्त लोग अभी मेरे कोई बाहर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है, कोई कहीं और ग्रो कर रहा है, तो फिर थोड़ा सा टफ फेस था ये। बट अगेन मुझे लगता है सर कि डिफरेंस यही है कि सक्सेस फेल्योर तो सर इट्स नॉट इन आवर हैंड्स, द बेस्ट एफर्ट्स इज इन आवर हैंड्स। तो मैंने भी बस जैसे ट्राई करता रहा और क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा हो गया था
तो मुझे बहुत ज़्यादा इस फेज को बेयर नहीं करना पड़ा। प्लस मेरे पास सर बहुत ही ज़बरदस्त फैमिली सपोर्ट्स और फ्रेंड्स का सपोर्ट था। मेरे मामा हैं, वो खुद गवर्नमेंट सर्विस में हैं, वो अभी इंस्पेक्टर हैं सीआईएसएफ में। तो उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, और उसके बाद पेरेंट्स ने कभी भी फाइनेंसिस के इशू नहीं होने दिए, और बोला कि तुम्हारा जब तक मन है तुम कोशिश करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो वो सब जो आपको मिलता है, वो एक मेंटल स्ट्रेंथ, वो बहुत हैंडी था कि मैं इस एग्ज़ाम में अपना बेस्ट के लिए ट्राई करता रहा सर। सेकेंड अटेम्प्ट में you didn't got selected यस सर। and then again in third attempt you improved your rank. तो जब ये बहुत सारे एस्पिरेंट्स के साथ होता है कि when they don't get selected they become demotivated और अपना फोकस खो देते हैं उस चीज़ को। तो जब आपके साथ ये हुआ तो हाउ डिड यू ओवरकम दिस चैलेंज एंड फिर आपने किस सिरे से तैयारी स्टार्ट की एंड यू नो आपने ये अचीव किया रिजल्ट? सर जब नहीं हुआ तो इट वाज वेरी हार्ड टू टेक इट, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी मेड इट इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। बट देन अगेन वही था सर कि दोस्त लोग भी सारे पास हो रहे हैं तो लगता है यार हम ही रह गए। लेकिन बस वही था कि सर मुझे फिर यही लगा कि अगर मैं फेल हुआ हूँ तो उसका कारण भी मैं हूँ, कल को पास होऊंगा तो उसका भी कारण मैं हूँ। तो इसलिए मैंने फिर इंट्रोस्पेक्शन किया और मेरे को लगा कि मेरे से बहुत मिस्टेक्स हुई है, और मे बी फर्स्ट अटेम्प्ट के सक्सेस की वजह से मैं बहुत सारी चीज़ों को उतना सीरियसली नहीं ले पाया, और इसलिए मेरे मार्क्स डिप हो गए। लेकिन उसके बाद फिर मैंने नए सिरे से तैयारी की, अपनी गलतियों को ढूंढ रहा, और क्योंकि अब मेरे पास 2 अटेम्प्ट का एक्सपीरियंस था एक, और मुझे पता था कि एक अटेम्प्ट में लेट्स से जीएसए से अच्छे हुए थे, दूसरे अटेम्प्ट में ऑप्शनल में अच्छा था, तो मुझे लगा बस बेस्ट को कंबाइन करके मुझे थर्ड अटेम्प्ट में बेस्ट रैंक निकालने की कोशिश करनी है या रैंक इम्प्रूव करनी है। तो इस वजह से मैं लगा रहा। प्लस यहाँ पर मेरे मौसा जी हैं, वो रिटायर्ड हैं, अभी आईएएस रिटायर्ड हुए हैं लास्ट ईयर ही। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। लाइक अ पर्सन एट द एज ऑफ 60 ही इज गिविंग यू सो मच ऑफ टाइम। ही वाज इंस्पिरेशनल फॉर मी। लाइक ही सेड यू हो जाएगा, तुम्हारे थोड़ा बहुत होता है सिविल सर्विसेज में, और फिर वो एक बहुत अच्छा रहता है कि आपको कुछ ऐसे लोग रहते हैं। तो दैट हेल्प मी अ लॉट सर, एंड आई थिंक दैट हेल्प मी टू नो इम्प्रोवाइज and getting selected this year. Nice. तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो स्पेशली एबल्ड हैं, जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे होते हैं। तो आपका क्या मैसेज रहेगा उन लोगों के लिए? मतलब जो लोग अभी तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं या अभी नहीं कर रहे हैं, और अगर उनको सिविल सर्विसेज में आने का जरा सा भी मन है, तो उनको ये तैयार रहना चाहिए मेंटल लेवल पे कि इट इज़ अ लॉन्ग ड्रॉन बैटल। सो आपको ये चाहिए या नहीं चाहिए, ये पहले क्लियर होना चाहिए कि आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में क्यों आ रहे हो, और वो एक बार क्लियर है तो फिर आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। और अगर आप मेंटल लेवल पे खुश हो अपनी जॉब में और वहाँ एक्सेल कर रहे हो, तो इट्स बेटर कि आप वहीं पे एक्सेल करो। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको सोसाइटी पे इम्पैक्ट लाना है या और कुछ मतलब आपके जो एस्पिरेशंस है वो उस टाइप के हैं, तो आप सिविल सर्विसेज के प्रति इंक्लाइंड हो रहे हो, तो देन यू शुड गिव इट अ ट्राई, बट देन यू शुड बी वेरी क्लियर कि आप क्यों आ रहे हो। आपके पेरेंट्स का रोल कितना रहा? सर पेरेंट्स का रोल तो बहुत ही ज़्यादा है। सक्सेस क्या मेरे लाइफ में मेरे पेरेंट्स बहुत मैटर करते हैं फॉर दैट मैटर, क्योंकि एक स्पेशल किड को रेज करना अगेंस्ट ऑल सोशल ऑड्स वो बहुत बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन उन्होंने मुझ पे बिलीव रखा, उनको भरोसा था कि मैं कुछ बढ़िया करूँगा लाइफ में, और उन्होंने मेरी किसी भी तरह की एजुकेशन हो या मेरी कोई भी ऐसी बेसिक नीड्स हो, मेरा ट्रीटमेंट हो, हर जगह उन्होंने मुझ पे इन्वेस्ट किया। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि ये कुछ कर नहीं पाएगा या मेरे पे डाउट नहीं किया। तो इन स्पाइट ऑफ दैट मुझे भी ये चीज़ लगा कि इस मामले में तो मैं लकी हूँ कि मेरे को ये सब चीज़ों का टेंशन नहीं है। और हमेशा मुझे मेरे फादर ने बहुत इंस्पायर किया कि तुम एकेडमिक्स में बहुत अच्छा कर सकते हो, तुम्हारे पास एक अच्छा माइंडसेट है कि तुम एक बढ़िया कॉलेज से लाइक टू एट दैट टाइम कि तुम आईआईटी में जा सकते हो। तो इस तरह की चीज़ें थी। तो मुझे लगता है कि सर, और वो सिविल सर्विसेज में भी जैसे सर मेरे फादर हैं, तो कहीं ना कहीं जब मैं जॉब में हूँ और जॉब क्विट कर रहा हूँ तो बिना फादर के सपोर्ट के वो चीज़ संभव नहीं है। तो मुझे लगता है कि मेरे फादर एंड मदर, आई मीन माई मदर इज़ अ वेरी सिंपल लेडी, तो उनको तो बाकी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है, बस उनको ये रहता है कि हाँ कोई कुछ भी कहे मेरा बेटा तो करेगा। तो ये वाली जो फीलिंग है, सो दैट इज़ वेरी मोटिवेटिंग कि हाँ मेरे पेरेंट्स आर विथ मी।
और नॉट ओनली माई पेरेंट्स सर, इवन माई होल फैमिली इज़ बिहाइंड मी। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, नाना नानी, वो बहुत खुश हैं अभी, और उनको भी हमेशा मुझ पर विश्वास रहा। और बाकी लॉट मैनी पीपल, एक मैं मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किसका नाम लूँ, मेरी मौसी है ना, वो लोग भी मेरे लिए प्रे करते थे कि ये इतना मेहनत कर रहा है, इसका हो जाए। और मैं लेकिन कहता था कि मेहनत बहुत लोग करते हैं, हमारा रिजल्ट तो हमारे हाथ में नहीं है, जो मैं अभी भी कहूँगा। तो बट अगेन आई विल से गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड टू मी कि इस बार मैं सक्सेसफुल हो पाया हूँ सर। तो सौम्य, आपका दिव्यांगजनों के लिए कोई मैसेज है जो आप उनसे शेयर करना चाहेंगे? सर ना सिर्फ दिव्यांगजनों के लिए सर, बल्कि मैं सोसाइटी को मतलब एक मैसेज देना चाहूँगा। एक्चुअली आई लाइक द वर्ड यू यूज्ड, लाइक सोसाइटी शुड आल्सो बी अ बिट सेंसिटिव, दैट इज़ व्हाट आई फील, दैट फ्रॉम द सोशल फ्रंट आपको थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए कि आप किस तरह के टर्म यूज़ कर रहे हैं। तो आई वाज वेरी हैप्पी व्हेन आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर यूज्ड द वर्ड दिव्यांग फॉर द फर्स्ट टाइम। सो इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग कि मुझे ये लगता है कि सोसाइटी को थोड़ा एम्पैथेटिक होना चाहिए और एक सेंसिटिविटी होनी चाहिए लोगों के मन में। तो उससे थोड़ा-सा, जो कुछ लोग होते हैं जो अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, तो उनको और बॉग डाउन कर देती है सोसाइटी। लेकिन हर कोई इतना खुशकिस्मत नहीं होता है कि उसको इतने स्ट्रॉन्ग पेरेंट्स मिले और उसकी खुद की भी एक जो है इच्छा शक्ति हो इतनी कि वो इन चीज़ों को ओवरकम कर पाए। तो इसलिए मुझे लगता है सोसाइटी को बिट सेंसिटिविटी होनी चाहिए कि वो जब एक जिस इवन जो एड्रेस कर रहे हैं, तो जैसे आपने दिव्यांगजन वर्ड यूज़ किया, तो इस तरह स्पेशल किड के रूप में एड्रेस होना चाहिए रेदर देन सम नेगेटिव वर्ड्स व्हिच वर यूज्ड अर्लियर। दूसरा मेरा सर ये कहना है कि सर दिव्यांगजनों से मैं बहुत लोगों से मिला हूँ सर, बहुत की स्टोरीज इंस्पिरेशनल है, हर एक को लेकिन सक्सेस नहीं मिल पाती। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं देखता हूँ कि जो लोग भी पॉजिटिव आउटलुक के साथ अपने लाइफ में रहे हैं, वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं अपने जीवन में, और हैप्पीनेस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सर। दूसरी चीज़ ये है कि सर, लेकिन अदर फ्रेम में मैं देखूँ तो कुछ लोग ऐसे हैं, वो थोड़ी-सी, काफ़ी लोगों को, नॉट ओनली दिव्यांगजन्स, काफ़ी लोगों को देखा है कि सर्कमस्टांसेस को ब्लेम करते हुए, सिचुएशन को ब्लेम करते हुए, तो वो कंप्लेनिंग एटीट्यूड जब रहता है तो सर लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और वो सेल्फ पिटी की फीलिंग अगर है तो आपको कोई नहीं बचा सकता। बिकॉज़ आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, तो आप खुद पे ही दया कर रहे हो तो फिर आप कैसे आगे बढ़ोगे? आपको अपने सिचुएशन को मैनेज करके आगे का रास्ता देखना है। सो आई फील दैट लाइक फॉर एनी इंडिविजुअल, you should not have a feeling of pity towards oneself. You should this is not in your hand. So आपके हाथ में जो है नहीं उसके बारे में आप क्यों सोचोगे सर? आपको अल्टरनेटिव ढूंढना है, और अगर आप उसके लिए काम करोगे और एक पॉजिटिव आउटलुक रखोगे लाइफ के प्रति, तो आप लाइफ को एंजॉय करोगे। एंड आई थिंक लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल, देयर आर वेरी गुड पीपल इन दिस वर्ल्ड। और इसके अलावा सर मेरा एक और एक फीलिंग है सोसाइटी के लिए कि वहाँ बहुत अच्छे लोग हैं सर, मुझे बहुत अच्छे लोग मिले, और ये जो सफलता मुझे मिली सिर्फ मेरी सफलता नहीं है, ये उनकी भी सफलता है। और वो मुझे फील होता है जब वो मुझे आज विश करते हैं, तो उनके उनके आवाज़ में वो चीज़ मुझे फील होती है, वो कनेक्ट फील होता है। तो बहुत अच्छा लगता है सर कि, तो हमें ये देखना चाहिए कि सोसाइटी में बहुत अच्छे लोग हैं, तो हम उन पे फोकस करें। जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, उसको भी एक पॉजिटिव वे में लेके हम चैलेंज के रूप में लेके आगे बढ़ें। क्योंकि अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम उनको भी गलत प्रूफ करेंगे और खुद भी ग्रो करेंगे, और जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी अच्छा लगेगा, और उनको भी इंकरेजमेंट मिलेगी कि वो फर्दर और सपोर्ट करें आगे, और भी कोई ऐसा हो जो अपने सर्कमस्टांसेस से परेशान है, तो उसको सोशल सपोर्ट मिलेगा। तो ये चीज़ है। और लास्ट में तो सर मैं आपको थैंक्स करना चाहूँगा कि मुझे नेक्स्ट आइज के प्लेटफॉर्म पे सर आपने मेरी स्टोरी शेयर करने का मौका दिया, एंड ये इतने लोगों तक पहुँचेगा। तो अगर ये किसी को भी इंस्पायर करता है, किसी को भी मोटिवेशन देता है, क्योंकि अभी रिजल्ट आया है, काफ़ी लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो मुझे लगता है कि वो लोग बहुत ही डाउन फेज में हैं। लेकिन अगेन वही है सर कि सिचुएशन तो अब हो गई, अब तो उनके लिए तो उनको पता है कैसे करना है, इंटरव्यू तक जो पहुंचा है उस बंदे को सब पता है। बट वही है कि एक थोड़ा सा डिस्पेयर होता है। लेकिन लगे बहुत सारे ऐसे इंस्पिरेशनल स्टोरीज है कि लोग 5th 6th अटेम्प्ट में सीधा आईएएस या बहुत टॉप 100 में रैंक लेकर आते हैं। तो हम बस उस चीज़ से फोकस करके अपने मोटिवेशन को बनाए रखें। बहुत हार्ड होता है ये करना, लेकिन मैं बस उनसे यही कहना चाहूँगा कि इवन सक्सेस के बाद भी मैं ये मानता हूँ कि ये मेरे या आपके हाथ में नहीं है। तो
इस पे हम ज़्यादा सोच नहीं सकते सर। और मेरा ये मानना है इन जनरल भी कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आप जहाँ भी हो आप खुश रहो और आप अच्छे से काम करो, और एक अच्छे इंसान के रूप में आपको लोग जाने तो वो ज़्यादा खुशी होगी रेदर देन कि एक एन ऑफिसर के रूप में। डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मुझे पूरा विश्वास है कि जो मेरी बात सौम्य से हुई है ये उन लोगों के लिए भी इंस्पायरिंग है जो अपनी लाइफ में कभी कभी पावरलेस महसूस करते हैं, चैलेंजेस की वजह से बाउट डाउन महसूस करते हैं। सो आई होप कुमार सौम्य का ये मैसेज सोसाइटी तक पहुंचे, एंड आई वुड सिंसियरली थैंक कुमार टू शेयर हिज सच अ वंडरफुल स्टोरी विद अस। थैंक यू, एंड आई वुड like to thank audience as well for watching this video. धन्यवाद, थैंक यू।